हेलो एवरीवन। हम इतिहास की एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और इतिहास में हम मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का आधुनिक इतिहास लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। हम अपनी पिछले कुछ कक्षाओं में बंगाल विभाजन से लेकर के और भारत में साइमन कमीशन तक की चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको 2 मिनट में बस इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने शुरुआत किया था 1905 से। 1905 में जो सबसे प्रमुख घटना हुई थी, 1905 की जो सबसे प्रमुख घटना थी, कौन सा था? बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। उसके बाद में 1906 की एक घटना हमने पढ़ी थी। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन। उसके बाद में 1907 में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भारत के गुजरात में जो सूरत नाम का शहर है, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में। ठीक है, तो 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। जब भी हम अधिवेशन कहेंगे तो ये किसी दूसरी पार्टी का अधिवेशन नहीं है, ये केवल और केवल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है। केवल और केवल कांग्रेस का अधिवेशन होगा। जब तक कि स्पेसिफिकली ना कहा जाए कि फला अधिवेशन जो है वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, तब तक केवल और केवल हम कांग्रेस के अधिवेशन की ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसको हम जानते हैं सूरत अधिवेशन के नाम से। सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की सबसे प्रमुख घटनाएं क्या थी? इसी दौरान इसी अधिवेशन के बाद में कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल के रूप में अलग हो गया था। उसके बाद में 1908 में हमने चर्चा किया था। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, एक जज थे किंग्सफोर्ड नाम के, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन किस्मत रही कि ये बच जाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी और बेटी, खास करके इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी जो है वो घायल हो जाती है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा फेंके गए बम से। ठीक है, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। (1908). उसके बाद में 1909 में आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार कह सकते हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा मांगा गया जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में 1910 में कोई विशेष घटना नहीं थी। 1911 की चर्चा हम कर रहे थे। 1911 में होता है दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार थर्ड। ठीक है, इससे पहले भी कब हो चुका था? 1877 में, और सेकंड हुआ था 1903 में। 1903 में। ठीक है, ये तीसरा था आपका 1911 वाला। 1911। ठीक, तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे और इसी दिल्ली दरबार के दौरान में 1911 में ही बंगाल विभाजन को यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद में 1912 में राजधानी परिवर्तन की जाती है। घोषणा हो गया था 1911 में ही और फाइनली इम्प्लीमेंट होता है 1912 में राजधानी परिवर्तन। नेक्स्ट 1912 की ही एक और प्रमुख घटना थी। राजधानी परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही दिल्ली षड्यंत्र के नाम से आप जानते हो। दिल्ली षड्यंत्र क्या था? दिल्ली षड्यंत्र के अंतर्गत जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है, इनकी हत्या का प्रयास किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास किया गया था और उनके काफिले पर भी बम फेंका गया था। ठीक है, तो 1912 की ये प्रमुख घटनाएं थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1913 में गदर पार्टी। 1913 की गदर पार्टी। 1914 में जापानीज शिप था। नाम याद कीजिएगा, इसका नाम क्या था? इसका नाम था कामागाटा मारू। एक जापानीज शिप था जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग मिलकर आपस में
कनाडा जाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, भारत से कनाडा जाने का प्रयास कर रहे थे और कनाडा में इनको शरण नहीं मिलता है, इनको वापस भेज दिया जाता है। और वापस आने के बाद में एक हिंसक झड़प यहाँ पे जो भारत में जो तैनात सैनिक थे उनसे थोड़ी सी झड़प हो जाती है, इसमें कुछ लोग यहाँ पे मारे भी जाते हैं। ठीक है, तो 1914 में कामागाटामारू केस। उसके बाद में 1915 में तो कोई खास इवेंट नहीं था, शायद 1915 में गांधी जी का आगमन था, गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन। नेक्स्ट 1916 में हम चर्चा कर चुके थे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट 1917 में, अच्छा 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अलावा एक और चीज़ था, होम रूल लीग, होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। ठीक है, ब्रिटेन की संसद से एक प्रस्ताव की घोषणा किया गया था जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद में 1917 के बाद में हम देखते हैं कि 1918 के आसपास कौन सी चीज़ घटित हुई थी। तो 1918 में आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, लेकिन उससे पहले गांधी जी का 1917 में ही एक और आंदोलन चला था जो सबसे पहला आंदोलन था 1917 में। इसको हम जानते हैं किस नाम से, चंपारण सत्याग्रह के नाम से। गांधी जी के 3 आंदोलन बड़े फेमस हैं, एक है 1917 में और 2 ठो हैं 1918 में। ठीक है, 1917 में जो आंदोलन चलाया गया था इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में एक तो अहमदाबाद में हुआ था और एक है खेड़ा में। अहमदाबाद मिल आंदोलन और एक था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा 1919 में आया था हमारा रोलेट एक्ट। 1919 का एक एक्ट था रोलेट एक्ट, और इसी एक्ट के विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे कीवर्ड लिखते जा रहा हूँ आपको सारी स्टोरी याद आती जा रही होगी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद में 1920 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में याद कीजिए क्यों हुआ था। तुर्की के जो खलीफा हैं उनका पद समाप्त करने की वजह से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और बाद में कमाल पाशा जो कि वहाँ के जो प्रमुख सरकार प्रमुख चुने जाते हैं, उन्होंने बाद में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन भी अपने आप समाप्त हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के बाद में 1920 में ही एक जो रोलेट एक्ट था और जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसी के विरोध स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। इसको हम जानते हैं किस नाम से, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था 1920 के बाद में 1921 में कोई प्रमुख घटना थी क्या? 1921 की कोई घटना तो शायद नहीं थी। 1922 तक, अच्छा ये 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था, इसको 1922 में समाप्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1922 में हो जाता है चौरा चौरी की घटना, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कहाँ पे है? तो यूपी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है चौरा चौरी। ठीक है, यहीं पर
असहयोग आंदोलन के जो असहयोग आंदोलन में जो लोग थे जो कि अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मिल करके वहाँ की पुलिस थाने में आग लगा दिया था और जिसमें कुछ पुलिस वाले जो हैं वो लगभग 22 के आसपास पुलिस वाले जल करके वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी को चौरी चौरा कांड या चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद में 1923 में असहयोग आंदोलन के स्थगन की वजह से कांग्रेस का एक गुट, कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो नाराज थे और उन्हीं लोगों ने कांग्रेस से निकलकर एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज दल। ठीक है, इन्होंने 1923 में एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज दल। स्वराज दल के बाद में हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। ठीक है, स्वराज दल के बाद में 1924 की चर्चा करनी थी। 1924 में हमने क्या देखा था, 1924 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो क्रांतिकारी लीडर्स थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्हीं में से कुछ लोग जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन्होंने एक संस्था का गठन किया था जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद में इन्होंने ही 1925 में काकोरी में एक ट्रेन लूटा था जिसको कि हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, काकोरी कांड। ठीक, और इस कांड के बाद कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे, कुछ लोग जो है वो फरार हो गए थे। फरार होने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुख थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से कुछ को फांसी और कुछ को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। उसके बाद में ये जो HRA था 1928 में, 1925 में तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए काकोरी कांड के बाद में, तो 1928 में इन्होंने अपनी संस्था का नाम बदल दिया। ठीक है, अपनी संस्था का नाम क्या रखा इन्होंने, HSRA। इन्होंने 1928 में अपनी संस्था का नाम चेंज करके क्या रखा, HSRA। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन 1925 और 28 के बीच में कुछ और भी घटनाएं घटित हो रही थी। ठीक है, तो कौन सी घटना थी यहाँ पे, 1926 में कोई घटना थी क्या, 1926 में कोई घटना थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। 1927 में कोई घटना थी क्या, हाँ, एक प्रमुख घटना थी साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप यहाँ पे क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में, सॉरी 1927 में, असल में 1927 में इसको गठित किया गया था, लेकिन इनका भारत आगमन हुआ था कब, 1928 में। तो आप इनको 1927 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको ये लिखना चाहिए था साइमन कमीशन का गठन 1927 में, 1927 में लिखेंगे हम साइमन कमीशन का गठन और 1928 में लिखेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो मैं इसको यहाँ पे 1927-28 इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1928 में भारत कमीशन का भारत आगमन होता है और यहीं पे विरोध प्रदर्शन के दौरान लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी मृत्यु का बदला लिया था 1928 में गठित होने वाली HSRA ने। ठीक है, HSRA द्वारा मृत्यु का बदला, या लिख देता हूं यहाँ पे सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या। ठीक है, 1928 में ही HSRA ने सैंडर्स की हत्या करके लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया था। उसके बाद में 1929 इन्होंने मतलब जो HSRA के जो मेंबर्स थे, इन्हीं में से दो लोगों ने, एक थे हमारे भगत सिंह और एक थे बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कानून बनाने के लिए जो संस्था थी, आज के समय की संसद कह सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा केंद्र में जो संसद कार्य कर रही थी उसी में ही बम फेंका था इन्होंने। इसको हम कहते हैं असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड 1929 में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम असेंबली बम कांड तक की चर्चा कर चुके थे।
अब हमको चर्चा करनी है कि यहाँ पे 1928 में हमको एक चैलेंज मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप अपने लिए खुद कोई कानून बना लीजिए, ठीक है, ताकि साइमन कमीशन जैसे किसी आयोग को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसीलिए 1928 में ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में, साथ ही जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के बारे में, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आया था। अब इसको हम यहाँ पे इसकी अगर एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करेंगे तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और यहीं पे 1928 में ही हम क्या लिख सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 1928 नेहरू रिपोर्ट। या फिर इसको हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर लेते हैं। नाइनटीन 1928 में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे हमें चर्चा करनी है, ये है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। इसको मैं इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। HSRA, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला इन्होंने सैंडर्स की हत्या करके लिया था, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। चलिए कुछ इसके प्रावधानों की भी चर्चा कर लेते हैं, और साथ ही नेहरू रिपोर्ट क्या था, क्यों था, कैसे आया, इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें हमें बात करनी है क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे, इन तीन पक्षों की हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करूं, तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय से ही उस समय जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां थी जिसमें कि कांग्रेस प्रमुख था, इन्होंने भारत मतलब आपको पता है कि इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उस समय जो भारत सचिव थे, भारत सचिव जो कि ब्रिटेन की संसद में बैठते थे, इनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। इनका नाम मैं लिखवा चुका हूँ। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती रखा कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्य रूप से भारत के सभी लोगों को स्वीकार्य हो, मतलब भारत के सभी लोग एक्सेप्ट कर सके, ऐसा एक संविधान बनाकर आप तैयार कीजिए। और इसी के जवाब में भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसको कहा जाता है सर्वदलीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें संविधान निर्माण की योजना थी, संविधान बनाने की योजना थी। और इस संविधान में इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि हम एक पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करेंगे, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी देश की जनता के प्रति, ठीक है। एक ऐसी सरकार बनाने का इन्होंने सपना देखा था। इसका चर्चा भी किया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू जी ने कुछ लोगों की मदद से अपनी एक समिति गठित की, और उस समिति के मदद से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन किया, एक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया, ठीक है। तो नेहरू जी की जो समिति में मुख्य रूप से तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा कुछ
पढ़े लिखे जो वकील थे उस समय के, जैसे कि एक व्यक्ति थे GR प्रधान करके, शोएब कुरैशी करके, ये सभी लोग उस समय के बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे। इस पूरी समिति ने मिल करके मोतीलाल नेहरू जी को सजेशंस दिए और मोतीलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया था उस समय संविधान का, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, इसी ने ही अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति की मदद से इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया था, इसे प्रस्तुत किया जाता है अगस्त 1928 में, और इसी को ही कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक्चुअली में एक बेसिक सा संविधान के जैसा ही था, ठीक है, एक बेसिक सा संविधान था ये नेहरू रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें इंक्लूड की गई थी? भाई कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी ना जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट किया जाता या रिजेक्ट किया जाता। नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको केवल और केवल मुस्लिम लीग ने ही रिजेक्ट किया था, बाकी देश के सभी लोगों ने इसको खुले दिल से इसका स्वागत किया था। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें विद्यमान थी, इसको अगर हम देखना चाहें तो नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी मांग रखी गई थी या किस तरीके के प्रोविजंस रखे गए थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो इन्होंने एक भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रस्ताव रखा था। डोमिनियन स्टेट का मतलब है, इन्होंने क्या कहा था, भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता भले ही ना मिले, लेकिन जिस तरह की गुलामी भारत उस समय झेल रहा था वैसी गुलामी न झेल करके भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। डोमिनियन स्टेट, या हिंदी में इसको कहा जाता है अधिराज्य। ये डोमिनियन स्टेट के बारे में मैं आपको पिछली कक्षाओं में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डोमिनियन का मतलब होता है कि देश का शासन किंग या क्वीन के नाम से चलाया जाएगा, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में जो भी शासन का एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा किंग या क्वीन के द्वारा, ठीक है। इस स्थिति को कहा जाता है डोमिनियन स्टेट होना। तो भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। साथ ही भारत में द्विसदनीय विधानमंडल का कॉन्सेप्ट रखा गया था। आज के समय में आप जो संसद का फॉर्मेशन देखते हैं, मतलब लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट उस समय डिमांड किया गया था, ऐसी ही व्यवस्था की डिमांड की गई थी। मतलब यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। अब मैं बता दूं कि ये जो विधानमंडल शब्द आज के समय में यूज़ होता है, ये राज्यों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। विधानमंडल जो है वो राज्यों में जो विधानसभा और विधान परिषद है, इसको संयुक्त रूप से विधानमंडल कहा जाता है। लेकिन उस समय जो विधानमंडल है, इसका मतलब होता था केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। मतलब आज के समय का जो संसद है उसी को आप केंद्रीय विधानमंडल कह रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो जो केंद्रीय विधानमंडल होगा वो द्विसदनीय होगा और साथ ही वहाँ पे मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर मंत्रिमंडल भी होगा, द्विसदनीय विधानमंडल होगा, वहाँ पे मंत्रिमंडल होगा, ये सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ था। साथ ही इन्होंने शक्तियों का विभाजन भी किया था, ठीक है। शक्तियों का विभाजन किस तरीके से? मतलब कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो केंद्र के पास होंगी, जिनको कि हम संघ सूची के विषय कहते हैं आज भारतीय संविधान के अनुसार। कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्यों के पास होंगी, जिनको हम राज्य सूची का विषय कहते हैं। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो दोनों के पास होंगी, जिसको कि हम समवर्ती कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं
जो कि कुछ ऐसे विषय हैं जो कि अभी डिफाइन नहीं किए गए हैं, जिनको कि हम अवशिष्ट शक्तियाँ कह सकते हैं। जो अनडिफाइंड है अभी भी, इनको हम अवशिष्ट कैटेगरी के अंदर रखेंगे, और अवशिष्ट सूची की जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक बेसिक सा फ्रेमवर्क बनाया था। इसके अलावा प्रांतों के डिवीजन की भी बात की थी। आज जिस तरीके से राज्यों को अलग अलग बांटा गया, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका महाराष्ट्र है, इस तरीके से जो अलग अलग राज्य की बाउंड्री डिफाइन की गई है, उसी तरीके से राज्यों का विभाजन करने की भी बात इसमें कही गई थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रमुख प्रोविजंस थे जो कि नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे, और ये जो प्रोविजंस थे देश के हर एक वर्ग को एक्सेप्ट हो चुके थे, सिवाय किसके? यह जो रिपोर्ट है केवल मुस्लिम लीग इसके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? केवल मुस्लिम लीग इसके खिलाफ था। केवल मुस्लिम लीग इस रिपोर्ट के खिलाफ था। ठीक है, तो हम नेहरू रिपोर्ट की चर्चा कर चुके हैं। अब नेहरू रिपोर्ट के ही पैरेलल मुस्लिम लीग ने भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए थे। ठीक है, इसको हम जानते हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। 1929 में ही 1929 आते आते जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ अपनी डिमांड्स रखी थी, जिसको कहा जाता है 14 सूत्री मांग। तो जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, 14 सूत्रीय मांग। ठीक, अब ये 14 सूत्रीय मांग क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, इसको अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़, क्यों रखा गया है? तो इसका एकमात्र रीज़न था, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही मोहम्मद अली ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगर हम ये जानना चाहें कि इसको क्यों लाया गया था, नेहरू रिपोर्ट ने ऐसी कोई रिपोर्ट क्यों सबमिट की थी, तो इसका एकमात्र रीज़न था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक है, साइमन कमीशन ने हमको एक चैलेंज दिया था कि आप अपने लोगों को एक्सेप्ट हो इस तरीके का एक संविधान बनाइए। तो उसी संविधान का एक बेसिक सा ड्राफ्ट हमने प्रिपेयर किया, उसको हमने नाम दिया नेहरू रिपोर्ट। लेकिन मुस्लिम लीग को तो कुछ अलग ही चीज़ चाहिए था। ठीक है, मुस्लिम लीग बंटवारे के पक्ष में सोचना शुरू कर चुका था। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें नेहरू रिपोर्ट मंजूर नहीं है, हम अपनी एक अलग से रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिसका नाम क्या है? 14 सूत्रीय मांग। ठीक है, और इसको बनाया था जिन्ना ने, इसीलिए इसको कहा जाता है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। इसे सबमिट किया गया था 1929 में। और यहाँ पे क्या रखा गया था, इसमें क्या था, मुख्य रूप से क्या चीज़ था इसमें? तो इसमें जैसा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के फेवर में थे हमेशा से मुस्लिम लीग वाले, वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू रखा गया। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए हर एक राज्य में, अल्पसंख्यकों के लिए हर एक राज्य में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एजेंडा क्या रखा गया? इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए हर राज्य में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, चाहे वह राज्य मुस्लिम बहुल हो या हिंदू बहुल हो, उस राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज से मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा। ऐसी एक डिमांड रखी थी इन्होंने 14 सूत्रीय मांगों के अंदर। साथ ही इन्होंने एक और डिमांड रखा था कि जो सेंट्रल असेंबली है आज के समय में, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आज के समय में जो संसद है उसी को हम उस समय केंद्रीय विधायिका या सेंट्रल असेंबली कहते थे। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो केंद्रीय विधायिका में इन्होंने क्या मांगा था? 1/3 सीट्स को मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने का मांग किया था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या डिमांड रखा था? केंद्रीय विधायिका में, केंद्रीय विधायिका में 1/3 सीट
आरक्षण, ठीक है, 1/3 सीट आरक्षित हो, ठीक है, किसके लिए? मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने केवल अपने फ़ायदे के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके रखा हुआ था। ये चाहते थे कि हर एक राज्य में मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, साथ ही सेंट्रल असेंबली में 1/3 सीट केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। ये इनका डिमांड था। अब इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस और जिन्ना की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसमें होना शुरू होता है विवाद, ठीक है। और ये विवाद धीरे धीरे बढ़ते हुए ऐसा बढ़ जाता है कि अंत में भारत का जो पार्टीशन है उसकी जड़ें यहीं से बनने शुरू हो गई थी, ठीक है। आगे चल करके इनकी जो डिमांड्स है वो अभी तो सिर्फ ये भारत के अंदर सीट की डिमांड कर रहे थे, बाद में ये इतना नाराज़ होने लगते हैं कि ये अलग से देश की ही डिमांड कर लेते हैं, ठीक है। और जिन्ना के नेतृत्व में हमको फाइनली अगस्त 1947 में एक अलग 14 अगस्त 1947 को एक पृथक पाकिस्तान की शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जिन्ना की ही देन है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। अब हमको चर्चा करना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में। 1929 की एक और घटना है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अभी तक हम चर्चा कर चुके थे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और 1929 में, अच्छा यहाँ पे हमने मंथ यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मार्च 1929 में नेहरू ने जिन्ना ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी जिसको कि हम 14 सूत्री मांगों के रूप में जानते हैं, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा बस कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करें तो इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी कहाँ से? आपका साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 को। भारत कब आया था? 1928 को। साइमन कमीशन ने ही भारतीय लोगों को चैलेंज किया था कि आप अपने लिए एक संविधान बनाइए। उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में, अगस्त 1928 में। लेकिन एक ही दल ऐसा था जो कि इस रिपोर्ट से नाराज़ था या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, उसका नाम था क्या? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने अपने कुछ अलग डिमांड्स यहाँ पे प्रस्तुत किए जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? जिन्ना फॉर्मूला, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे, ठीक है। ये कब प्रस्तुत किया गया था? मार्च 1929 में, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना फॉर्मूला दोनों के बैकग्राउंड में साइमन कमीशन ही जिम्मेदार था। साइमन कमीशन ने जो चैलेंज दिया था उसको पूरा करने के लिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और नेहरू रिपोर्ट से नाराज होकर के मुस्लिम लीग ने जिन्ना फॉर्मूला प्रस्तुत किया, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अगले महत्वपूर्ण चीज़ों टॉपिक की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1929 का ही समय है, दिसंबर 1929 का समय है और अब कांग्रेस का एक नया अधिवेशन है जो कि लाहौर में संपन्न हो रहा है। इसको हम कहेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस का कोई भी सामान्य अधिवेशन कब होता था? दिसंबर में। और वर्ष कौन सा था? 1929, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की तरफ चर्चा करते हैं कि इस अधिवेशन में कौन कौन से प्रमुख चीज़ों पर चर्चा हो रही थी या कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पे संचालित किए गए। देखिए, दिसंबर 1929 का समय है, जैसे कि मैंने बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन जनरली दिसंबर में होते थे। इसके अलावा जब होते थे उसको विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो दिसंबर 1929 का समय था, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे,
ठीक है। और इसी के थोड़े टाइम पहले ही 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसका नाम था क्या, नेहरू रिपोर्ट। अब 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समय दिया गया था ब्रिटिश सरकार को, वो समय अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, इन्होंने 1 साल का समय दिया था ब्रिटेन की सरकार को कि आप जो नेहरू रिपोर्ट के में जो बताया गया है इस हिसाब से प्लान बना करके और उसको लागू कर दीजिए भारत में। लेकिन इन्होंने जो समय सीमा दिया था उस समय सीमा के भीतर में नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तो अब हमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखनी चाहिए, ये सजेशन था यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या सजेशन था? इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की जो अवधि, जो समय दिया गया था ब्रिटेन की सरकार को, वो समाप्त हो गया है। अब हमको पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखनी होगी, ये चीज़ बताया गया था, ये चीज़ घोषणा किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और यहीं पे हम कह सकते हैं कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने का जो समय सीमा था, जो समय इन्होंने दिया था ब्रिटेन की सरकार को, वो समय समाप्त हो गया था। इसीलिए इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखना प्रारंभ किया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे कि इन्होंने अब नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी, जो नेहरू रिपोर्ट था, उसको निरस्त घोषित कर दिया। अब उसको वैलिड नहीं मानेंगे। अब इनकी जो नई डिमांड थी, क्यों? अच्छा, नेहरू रिपोर्ट को इनवैलिड इन्होंने क्यों करार दे दिया? नेहरू रिपोर्ट की में इनकी जो पहली डिमांड थी वो क्या थी? भारत को डोमिनियन स्टेट, मतलब अधिराज्य बनाने का दर्जा था। मतलब सरकार जो है वो ब्रिटेन की सरकार के ही अंडर में रह करके काम करेगी, लेकिन भारतीय जो लोग हैं जो उनको भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त होगी, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। केवल किसके गुलाम रहेंगे? तो भारत जो है वो किसी मतलब ब्रिटेन के किंग या क्वीन के तो अधीन रहेंगे, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में इनको भारत जो ब्रिटेन की जो कोई भी कंपनी है या ब्रिटेन के सैनिक है, इनकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डोमिनियन स्टेट। तो नेहरू रिपोर्ट में तो डोमिनियन स्टेट मांगा गया था, लेकिन 1929 में इन्होंने जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी, वहाँ पे इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को ही निरस्त कर दिया और कहा कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगा गया था, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूरी आज़ादी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग रखी थी। ठीक है, और यहीं पे स्वराज शब्द प्रस्तुत किया गया। इन्होंने स्वराज शब्द प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसी दौरान 1929 में ही इन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तिरंगा फहराया। ठीक है, और तिरंगा फहराया, साथ ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया गया। इस तरीके से 31 दिसंबर 1929 में ही, कुछ किताबों में आपको मिल सकता है 30 दिसंबर, तो 30 या 31 जो भी हो, दिसंबर 1929 में ही इन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग रखी। साथ ही इन्होंने एक दिन घोषित किया। ठीक है, इस दिन को हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किया। पूर्ण स्वराज दिवस,
इस दिन हर एक घर में झंडे फहराए जाएंगे, ऐसी घोषणा इन्होंने की थी यहीं पे। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई। साथ ही इन्होंने घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और हर एक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, हर घर तिरंगा वाला माहौल उस समय ही बना लिया गया था। तो 26 जनवरी 1930 का दिन इन्होंने निश्चित किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस, या कहीं कहीं किताबों में आपको पूर्ण स्वाधीनता दिवस के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का दिन इन्होंने कौन सा फिक्स किया था? 26 जनवरी 1930। ठीक है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि भारत में आज भी 26 जनवरी का दिन इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसको पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं। आज हम इसको किस रूप से मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इसके पीछे की स्टोरी भी मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, इसको मनाते किस नाम से मनाते हैं? आज हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक, जिनको नहीं पता है वो बस इसको ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 से लेकर के हर साल 1947 तक, या कह सकते हैं कि 1950 तक, हम हर साल पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते थे 26 जनवरी 1930 को। लेकिन बाद में हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। तो हमारे लिए स्वाधीनता दिवस कौन सा हो गया भाई? 15 अगस्त 1947। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से हम जो 26 जनवरी का दिन सेलिब्रेट करते आ रहे थे, इसका क्या यूज़ रह गया? तो अब इस डेट को हमने क्या किया, जब हमारा संविधान बन रहा था तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। लेकिन हमने ये देखा कि हम अगर 2 महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी का दिन आ जाएगा। तो क्यों ना हम 26 जनवरी को ही यादगार बनाने के लिए उसी दिन अपना संविधान लागू कर लेंगे। ठीक है, और इसी वजह से 26 नवंबर को हमने अपना संविधान लागू ना करके कुछ प्रावधान, केवल कुछ एक प्रावधान थे जो 26 जनवरी को लागू किए, 26 नवंबर को लागू किए गए थे। बाकी के सारे प्रावधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किए। ठीक है, 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना था। और इस तिथि को हमारे संविधान के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पूरे भारत में लागू कर दिए गए। इस तरीके से 26 जनवरी का भी जो महत्व था वो बना रहा, और 15 अगस्त को तो हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए हर साल इसको भी सेलिब्रेट किया ही जाता है। इस तरीके से जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलिनियस चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे कि गांधी जी ने भी 1930 के आसपास कुछ डिमांड्स रखी थी। इसको कहा जाता है गांधी जी के 11 सूत्री मांगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे कौन सी थी, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, कैसे शुरू हुआ, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम 1930, 1931 और 1932 इन 3 वर्षों में जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, हर वर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। 1930, 31 और 32 में पहला, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन गोलमेज सम्मेलनों में कौन कौन सी चीज़ें हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।